बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 5 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज वर्किंग मॉडल ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके बुक के या आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 6 पर है। इससे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको रिकॉल करवाऊं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्लीट किया था। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया गया कि आज का टॉपिक आपका वर्किंग मॉडल ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम का है, तो इससे रेलिवेंट एक मॉडल आपके सामने मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपको ड्रॉ करके दिखाया है, ताकि मैं आपको प्रॉपरली ये चीज समझा सकूं कि कैसे आपकी बॉडी और आपका ब्रेन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट ये काम करते हैं। और आज इसी में हम जो इन्वॉल्वमेंट है न्यूरॉन्स की, उनको भी देखेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बड़ी सिंपल सी डायग्राम या मॉडल कह लीजिए आपके सामने आपको व्हाइट बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। स्टूडेंट्स, इस मॉडल में एक ह्यूमन है, एक रफ डायग्राम एक ह्यूमन की बनी है। उस ह्यूमन के सामने आपको नजर आ रहा है कि एक ग्लास पड़ा हुआ है एक टेबल के ऊपर, एक ट्रे के ऊपर। अब आप खुद यहां पर सोचिए कि आपके पास ये जो ह्यूमन है, इसके पास 5 ऐसे सेंस ऑर्गन्स हैं जिनसे वो मेजर कर सकता है कि ये ग्लास उसने उठाना है। लेकिन आप देखिए उस ग्लास में मौजूद जो वाटर है, आप उसकी प्रॉपर्टीज को देखिए और अपने सेंस ऑर्गन्स को देखिए और उनको आपस में रिजेंबल करिए। जैसे मैंने आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में ये रिजेंबलनेस सिखाई थी। जैसे आपके सामने एक ग्लास पानी का पड़ा हुआ है, आपके पास 5 यानी 5 सेंस ऑर्गन्स है, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच, ठीक है, एंड साइट, ठीक है। अब आप इन 5 में से खुद सपोज करिए कि वो कौन सी सेंस है इस वक्त इस ह्यूमन के पास जिससे वो डिटेक्ट कर सकता है या जिससे वो वर्किंग कर सकता है और उस वाटर के ग्लास के बारे में सोच सकता है। तो स्टूडेंट्स, हो गए इस ह्यूमन के पास जो 5 सेंसेस हैं, उनमें से अभी जो सेंस इसकी काम कर रही है वो एक्चुअली आप देख सकते हैं वो कौन सी है, आईज। यानी आईज से वो साइट का फंक्शन परफॉर्म होगा और ये ह्यूमन इस वाटर के ग्लास को देखेगा। जैसे इस ह्यूमन ने इस वाटर के ग्लास को देखा तो इस ह्यूमन के ब्रेन में थ्रू आईज जो है वो एक्चुअली मैसेज जाएगा। अब वो मैसेज होगा किस फॉर्म में, नर्व इंपल्स, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन से मैसेज जा रहा है, तो इसी वजह से कौन सा न्यूरॉन होगा, सेंसरी न्यूरॉन। और ब्रेन में वो कौन सी नर्व्स हैं जो आपकी जो आईज हैं उनमें वो कौन सी नर्व्स हैं जो ब्रेन के साथ कनेक्टेड हैं। तो स्टूडेंट्स, वो स्पेसिफिक नर्व्स हैं जो क्रेनियल नर्व्स कहलाएंगी, क्योंकि ब्रेन के साथ बॉडी का कोई भी ऑर्गन जो कनेक्टेड है थ्रू नर्व्स, उन नर्व्स को हम क्रेनियल नर्व्स का नाम देते हैं। तो आईज के थ्रू नर्व्स जो हैं वो इस मैसेज को न्यूरॉन्स तक, और न्यूरॉन में सेंसरी न्यूरॉन इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स इस मैसेज को लेकर जाएगा ब्रेन के पास, ठीक है। अब ब्रेन में जैसे ही वो मैसेज पहुंचेगा तो आप ये देख सकते हैं
तो ये न्यूरॉन से सेंसिंग न्यूरॉन इस मैसेज को लेकर आए ब्रेन के पास। अब ब्रेन का काम क्या है यहाँ पे? प्रोसेसिंग। ये मैसेज जाएगा, ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट्स हैं आगे, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाइंड ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट्स हैं, ऐसे ही है, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब इन सब में से जिसका फंक्शन होगा, जिस भी पार्ट का, वो पार्ट उस फंक्शन को परफॉर्म करेगा, लेकिन तब तक ब्रेन में प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, जैसे पता चल जाएगा ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट को, यस दिस इज द आंसर, कि ये ग्लास प्यास लगी हुई है, ये ग्लास वाटर का, ये जो ग्लास है जो वाटर से भरा हुआ है, इसको उठाना है, तो मैसेज आएगा। और मैसेज जो लेकर आता है ब्रेन से जो न्यूरॉन, वो कौन है? मोटर न्यूरॉन। अब इधर जो चीज आपने याद रखनी है वो ये कि इधर जो प्रोसेसिंग हो रही है, उस मैसेज पे वर्किंग हो रही है, वो एक्चुअली कौन कर रहे हैं? इंटर न्यूरॉन्स। तो इंटर न्यूरॉन्स एक्चुअली उस मैसेज की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। ब्रेन के अंदर इंटर न्यूरॉन सॉरी ब्रेन में इंटर न्यूरॉन उसको प्रोसेसिंग करेंगे और मोटर न्यूरॉन के थ्रू आपके मसल्स तक ये मैसेज आएगा, या ग्लैंड्स तक हमने पढ़ा था, तो आपका मसल तक मैसेज आएगा। आप सोचेंगे प्यास लगी है, ग्लास सामने पड़ा है, तो आप अपने आर्म को लॉन्ग करेंगे, हाथ को आगे बढ़ाएंगे और बढ़ाकर वो ग्लास को उठा लेंगे। तो यहां पे यही शो करवाया गया इस मॉडल में कि ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज मिला आपकी आर्म को, आपने आर्म के आगे आपकी रिस्ट थी, आपने उस रिस्ट से उसके आगे मौजूद आपका हैंड था, हाथ था, उससे आपने उस ग्लास को उठा लिया। एंड दिस एरो शोज दैट कि अब आप उस पानी को पिएंगे। तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं कि ये काम जिसको हम कुछ समझते भी नहीं है, ग्लास पड़ा, हमने देखा, हमने उठाया, पानी पी लिया, दैट्स ऑल। इसको होने में कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है, या अल्लाह ताला ने हमारा सिस्टम कैसे मैन्युफैक्चर किया है कि ये इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये कितनी कन्वीनियंट है। ठीक है जी। तो इस वजह से अब क्योंकि ये मैंने आपको वर्किंग मॉडल समझा दिया, अब इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिनकी बेस पर हमें ये वर्किंग मॉडल की थ्योरी समझ आएगी, और वही स्टेप्स स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने मेंशन कर दिए हैं। 4 स्टेप्स हैं और इनको मैंने प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम वर्किंग करता है तो एक्चुअली ये 4 स्टेप्स हैं आपके बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग। वैसे ये 5 स्टेप्स होते हैं जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 4 स्टेप्स हैं। इन वर्ड्स को सुन लीजिए, न्यू टर्मिनोलॉजीज हैं। पहला वर्ड है स्टूडेंट स्टिम्युलाई। क्या वर्ड है? स्टिम्युलाई। दूसरा है रिसेप्टर्स। क्या वर्ड है? रिसेप्टर्स। तीसरा कोऑर्डिनेटर्स। क्या वर्ड है? कोऑर्डिनेटर्स। एंड द लास्ट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इज इफेक्टर्स। क्या वर्ड है? इफेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स इनको वन बाय वन स्टार्ट करते हैं और इनको समझते हैं। पहला वर्ड स्टिम्युलाई है। आप याद रखिए इसके बारे में पहली बात कि इसका जो सिंगुलर है वो होता है स्टिम्युलस। अब ये स्टिम्युलाई या स्टिम्युलस है क्या? एक्चुअली एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, आपके माहौल में किसी भी किस्म का चेंज आया है, आपके एनवायरनमेंट में किसी भी किस्म का चेंज आया है। अब वो जो आपका एनवायरनमेंट हो सकता है वो आपकी बॉडी का इनसाइड भी हो सकता है, जिसको आप इंटरनल एनवायरनमेंट कह सकते हैं, या फिर वो आपकी बॉडी का आउटसाइड एनवायरनमेंट भी हो सकता है, यानी एक्सटर्नल। जैसे आप फॉर एग्जांपल आज टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, आपको गर्मी लग रही है, तो इससे आपको स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा, तो ये एक्चुअली आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। आप नॉर्मल बैठे हुए थे, आपको गर्मी लगना स्टार्ट हो गई, तो ये आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो गया। ठीक है, इसी तरह इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है जी? जैसे आप
सॉरी, कि आपको बुखार हो गया है, तो बुखार होने पर क्या होगा जी, इंटरनली आपके ब्लड के ऊपर भी इफेक्ट होगा, आपके ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट होगा, एंड दिस एंड दैट। तो आई थिंक सो यू गेट द पॉइंट व्हाट आई से, कि स्टिमुलाई एक्चुअली क्या है जी, स्टिमुलाई मैसेजेस हैं वो, या वो चेंज है जो आपके इन्वायरमेंट में आ रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल या इंटरनल, और इसकी वजह से आपके अंदर कोई मैसेज प्रोवोक होता है, कोई मैसेज स्टार्ट होता है। इसको हम इंग्लिश में इनिशिएट कहते हैं, यानी स्टार्ट होना। तो एक्चुअली दिस इज कॉल्ड स्टिमुलस, ठीक है जी। जैसे आप ये पीछे वर्किंग मॉडल की एग्जांपल ले लीजिए, आप बैठे हुए थे, ठीक है, आपके सामने ग्लास आपको नजर आया, तो ये आपका इन्वायरमेंट चेंज हो गया कि आपको एक नई चीज देखने को मिली, एक ग्लास मिला जिसमें वाटर है, उसको आप यूज कर सकते हैं, तो ये स्टिमुलस है। तो ये आपके अंदर जो मैसेज इनिशिएट हुआ, स्टार्ट हुआ, इट इज कॉल्ड स्टिमुलस। अब इस मैसेज की परफॉर्मेंस पे जाने के लिए आपको यूज करने पड़ते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या हैं स्टूडेंट्स? रिसेप्टर जो है वो आपके ऑर्गन्स हो सकते हैं, आपके सेल्स हो सकते हैं, टिश्यूज हो सकते हैं, एक्चुअली दे आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स जो है वो एक्चुअली हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। सेंस ऑर्गन्स यानी जो हमने सेंस ऑर्गन्स पढ़े थे, आई, ईयर, नोज, ठीक है, एटसेट्रा, ये एक्चुअली आपके क्या थे? रिसेप्टर्स, जो मैसेज को एक्सेप्ट करेंगे। पीछे भी एक जगह मैंने सेंस ऑर्गन्स के बारे में कहा था, आई थिंक सो मैंने सेंस ऑर्गन्स का कह के उनके फंक्शंस बोल दिए होंगे, तो अगर ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो इसको काइंडली मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको सेंस ऑर्गन्स के नाम भी लिखवाए थे और उनके फंक्शंस भी लिखवाए थे। तो रिसेप्टर्स आपके बॉडी के वो ऑर्गन्स होंगे या सेल्स होंगे जो कि एक्चुअली उस मैसेज को एक्सेप्ट करेंगे, यानी स्टिमुलाई को एक्सेप्ट करेंगे। फिर आ जाता है जी कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स क्या है? याद रखिए, कोऑर्डिनेटर्स एक्चुअली आपका सीएनएस है, यानी या तो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। यानी जो मैसेज आया है उसके बारे में या तो ब्रेन काम करेगा, ब्रेन की वर्किंग होगी, या स्पाइनल कॉर्ड की। दोनों में जो कॉमन चीज है, जो एक आम बात है जो दोनों के लिए है, वो ये है कि दोनों में क्या पाए जाते हैं? इंटरन्यूरॉन्स, ठीक है। कोऑर्डिनेशन हो जाएगी, कोई एक उस पर वर्किंग करेगा और वर्किंग करके जो रिजल्ट आएगा वो एक्चुअली लाएंगे इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या होते हैं जी? आप, मैं सिंपली इनको लिख देता हूं, आपके जो मसल्स हैं और आपके जो ग्लैंड्स हैं, एक्चुअली मसल्स ये इफेक्टर्स का काम करते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले जो मॉडल मैंने आपको ब्रीफ किया इन द फॉर्म ऑफ न्यूरॉन्स, उनको यहां पे मैंने स्टेप्स की फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है जी। आज ये वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम, पेज नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, दैट कैन बी डिटेक्टेड। डिटेक्टेड मतलब डायग्नोस करना, पता चलना, डिटेक्ट किसी चीज को मैयर करना या मैयर होना, बाय अ रिसेप्टर। कौन मैयर करेगा? रिसेप्टर। रिसेप्टर को अंडरलाइन करके आप सेंस ऑर्गन्स लिख सकते हैं। टू इनिशिएट, इनिशिएट को अंडरलाइन करके आप लिखिए स्टार्ट। स्टार्ट करने के लिए एक नर्व इंपल्स को, इट इज कॉल्ड स्टिम्युलस, और इसका प्लूरल क्या है? स्टिम्युलाई। क्या है? स्टिम्युलाई, ठीक है। तो मैंने ऑपोजिट लिख दिया, मैंने स्टिम्युलाई लिख के सिंगुलर क्या लिख दिया? स्टिम्युलस। अब एग्जांपल देखिए, पहली एग्जांपल है हॉट या हीट, कोल्ड, ठंडक, प्रेशर, साउंड, वेव्स। ये तमाम चीजें हमें, आप कह लीजिए, एक किस्म से हमारे एनवायरनमेंट को चेंज कर देती हैं। हीट पर मैंने आपको एग्जांपल दी आपके बॉडी टेम्परेचर की। दूसरा कोल्ड यानी ठंडक, जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाए। आगे चलते हैं, कहते हैं जी द स्पेशल ऑर्गन्स। जो स्पेशल ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं या सेल्स हैं, जो डिटेक्ट करेंगे स्टिमुलाई को, दे आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे जी? कैरी करेंगे मैसेजेस को रिगार्डिंग स्टिमुलाई, जो भी स्टिमुलाई आया है, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ
नर्व इंपल्स, कहां से? फ्रॉम रिसेप्टर्स, रिसेप्टर से स्टिमुलाई को लेंगे और कहां लेकर जाएंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अंडरलाइन करके आप कोऑर्डिनेटर्स लिख सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है जी, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेसेस द मैसेज, प्रोसेसेस यानी उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे यहां डायग्राम पे लिखा है, ये आपका ब्रेन है, इसकी प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग में जो भी ब्रेन का पार्ट होगा, फॉर एग्जाम्पल फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, उसमें जो भी उसकी सब डिवीजन का पार्ट होगा जिसने फंक्शन परफॉर्म करना है, उसकी डिटेक्शन में ये एक्चुअल में प्रोसेसिंग हो रही है। द मैसेज एंड ट्रांसमिट द नर्व इंपल्स टू मोटर न्यूरॉन, यानी जब वो मैसेज पढ़ लेगा ब्रेन एज अ कोऑर्डिनेटर, तो वो मैसेज किसको चला जाएगा फिर? आपके नर्व इंपल्स के थ्रू मोटर न्यूरॉन्स को। क्योंकि जहां पे वर्ड ब्रेन लिखा है, या तो वहां पे आप ब्रेन का वर्ड लिख सकते हैं या फिर स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि उन्होंने वर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को यूज किया ना, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं। नेक्स्ट है जी कि मोटर न्यूरॉन्स सॉरी motor neurons carry the nerve impulse to a part of the body which produce responses, यानी मोटर न्यूरॉन उस मैसेज को लेकर जाएंगे उस पार्ट तक जिन्होंने क्या दिखाना है? रिस्पॉन्स। सच पार्ट्स आर कॉल्ड इफेक्टर्स, और उन्हीं पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? इफेक्टर्स। एग्जाम्पल में उन्होंने लिख दिया जी मसल्स एंड ग्लैंड्स। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्किंग मॉडल का। इसमें आपने रिसेप्टर्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन, स्टिम्युलाई का एक शॉर्ट क्वेश्चन और इफेक्टर्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन, यानी दो दो पॉइंट आपने इसके कंप्लीट करने हैं। इनमें से कुछ 3 में से 2 क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज के भी हैं, आप जाके एक्सरसाइज से उन्हें मेजर कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। एक्शन कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, जिसको मैंने मेंशन किया है एक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, 2 तरह के एक्शन है स्टूडेंट्स, इनको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चंस बनेंगे। एक आपके पास आएगा जी गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ वॉलंटरी एक्शन, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है अलग से। फिर ये क्वेश्चन आ सकता है गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ इनवॉलंटरी एक्शंस। आ क्या सकता है, बल्कि ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, आप जाकर देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। इंटरनल जो आ सकता है वो ये है जी कि डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। आपने डेफिनेशन एग्जांपल लिखनी है, सेंटर में आपने लाइन लगानी है। चलिए आइए समझते हैं कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस में डिफरेंस क्या है। देखिए, वॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं? ऐसे एक्शंस जो कि कॉन्शियस, मैंने राइट भी किया है, कॉन्शियस कंट्रोल के थ्रू होते हैं। कॉन्शियस कंट्रोल का मतलब यानी जिस चीज का इल्म आपको, आपके ब्रेन को होगा, वो एक्चुअली कॉन्शियस कंट्रोल कहलाता है, जिसको हम बाखबर भी कहते हैं, यानी जिसकी आपको खबर हो। यानी आपकी बॉडी के जितने भी एक्शंस हैं जिनको आफ्टर थिंकिंग, यानी सोचने के बाद आप परफॉर्म करते हैं, वो आपके वॉलंटरी एक्शंस कहलाते हैं। जैसे आपने स्पीक, तो आपने अक्सर ये मुहावरा सुना होगा कि पहले सोचो फिर बोलो। ठीक है, कि आप पहले सोचेंगे उसके बाद आप बोलेंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि वॉलंटरी एक्शन की एग्जांपल में स्पीक एक अच्छी एग्जांपल है। इसी तरह रनिंग, अगर आपने भागना है तो भागने के लिए आप पहले सोचेंगे जी मैंने फलां जगह पर फलां प्लेस पर इतनी देर के लिए जॉगिंग करनी है, भागना है, रनिंग करनी है, एटसेट्रा। ठीक है, स्पीकिंग आप कह लीजिए, रनिंग कह लीजिए। ठीक है, इस तरह करके डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं कि ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? कॉन्शियस कंट्रोल की, या जिनको हम वॉलंटरी एक्शन कहेंगे, यानी ऐसे एक्शन जो हमारी विल पावर में है, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब इनवॉलंटरी क्या होगा जी? उसके ऑपोजिट के ऐसे एक्शंस जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिनको हम सोचते नहीं हैं, उनके काम से हम तकरीबन आप कह लीजिए ना वाकिफ होते हैं। हत्ता कि मैं आपको अभी बताऊंगा तो आपको कुछ वाकफियत होगी, एक्चुअली में भी आपने शायद ये पहले सोचा भी ना हो। ठीक है,
तो इस तरह इनवॉलंटरी एक्शंस वो एक्शंस हुए जो एक्चुअली अनकॉन्शियस कंट्रोल में आते हैं। अनकॉन्शियस कंट्रोल का मतलब जो आपकी विल पावर में नहीं है, जिनको आप कंट्रोल कर सकें। ले जी, कौन से फंक्शन है जो आपकी विल पावर में नहीं है जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं? उनके अगर हम एग्जांपल्स की तरफ आए, उसमें आपके पास आ जाता है जी ब्रीदिंग, यानी सांस लेना। फिर एक इंपॉर्टेंट है ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आंखों का झपकना। आप देखें ना, अभी मैं आपको टीच कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप गौर करिए या आप अपनी भी आईज को मिरर में देख सकते हैं कि बार बार आप अपनी आंखों को क्लोज करके ओपन करते हैं। इट इज कॉल्ड ब्लिंकिंग ऑफ आईज। इसी तरह ब्लड सर्कुलेशन, इसी तरह हार्ट बीट, सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट बीट। हार्ट बीट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इस तरह स्टूडेंट्स बहुत सी एग्जाम्पल हैं जो इनवॉलंटरी एक्शंस में आती हैं। तो आइए इसको रीड करते हैं। वॉलंटरी एक्शन, द बॉडी एक्शंस विच आर परफॉर्म अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। अंडर यानी जो आपके कॉन्शियस कंट्रोल में होंगे, दैट इज विच आर डन, जो कंप्लीट होंगे आफ्टर थिंकिंग ओवर देम, आर कॉल्ड वॉलंटरी एक्शन। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, कम से कम आपने 3 एग्जाम्पल याद करनी है और राइट करनी है, लाइक स्पीकिंग, ईटिंग, रीडिंग, वॉकिंग, रनिंग, क्लैपिंग। ये सारे वो काम हैं जो आप सोचने के बाद परफॉर्म करते हैं। ठीक है। इनवॉलंटरी एक्शन क्या है जी? द बॉडी एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड विदाउट थिंकिंग ओवर देम, सोचे समझे बिना जो परफॉर्म होंगे, दे आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी एक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, कि ये कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं होते, दे आर अनकॉन्शियस मैसेजेस। लाइक एग्जाम्पल लिखिए, हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी मैंने आपको कहीं बताया था कि फूड जब आप डाइजेस्ट होने जाता है स्टमक में, तो उसके बाद वो कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटी आंत कहते हैं। यहां से डायरेक्ट ये फूड जितना भी आपने खाया वो आपके ब्लड में मिक्स हो जाता है। ठीक है। तो फूड का जो डाइजेस्टिव फूड है उसकी एब्जॉर्प्शन होना स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये तमाम एग्जाम्पल इनवॉलंटरी है। अब आप देखिए, आपने मे भी ये नहीं सोचा होगा कि आप ब्रीदिंग कैसे कर रहे हैं। आप तो हर वक्त ब्रीद कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। आप हार्ट पे अगर हाथ रखिए तो आपको हार्ट बीट भी फील होगी। हत्ता कि हार्ट नहीं तो आप नेक रीजन पे, आप अपने रिस्ट पे फिंगर्स को रख के मेजर कर सकते हैं कि आपकी हार्ट बीट जो है वो ट्रैवल कर रही है। और आप उसको जब मर्जी चेक करेंगे, ट्रैवल करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी। ठीक है। तो ये एक्चुअली नेचुरली अल्लाह ताला ने ये सिस्टम रखे हुए हैं कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये अल्लाह का निजाम है और ये अल्लाह की कुदरत है जो अल्लाह हम पर इतना शफीक और मेहरबान है। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि आपको और मुझे अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात में काउंट किया। बहरहाल इसमें अब आप एक्सरसाइज पे आ जाइए, पेज नंबर 16 पे। तो आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1.5 में थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन और फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन होपफुली ये समझ आ गया होगा और कंप्लीट भी हो गया होगा। और इसमें सेकंड वाला भी हम कर चुके हैं। इसी तरह 1.4 के पहले 2 क्वेश्चन, 3 एग्जांपल्स आपने इनवॉलंटरी और वॉलंटरी की लिखनी है। होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं एक बार फिर ये रिकॉल कर दूं कि हम काफी आगे चलते जा रहे हैं और मुझे यकीन है कि आपके पास इतना टाइम होगा घर पे कि आपने साथ एमसीक्यूज बनाना शुरू कर दिए होंगे। फर्स्ट टाइम मैंने अनाउंस किया था कि स्पेसिफिक जगह तक आपने 10 से 15 एमसीक्यूज बनाने हैं। अब मैं आपको ओवरऑल बता दूं कि राउंड अबाउट फर्स्ट चैप्टर के इजीली 200 एमसीक्यूज इंटरनल बन सकते हैं। एमसीक्यूज बनाने का ये फायदा होगा आपको कि हर एक वर्ड को आपको पढ़ना पड़ेगा एमसीक्यूज बनाते वक्त, और हर एक वर्ड जो कि एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है आपको वो समझ आएगी। देखिए, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने होपफुली अच्छा परफॉर्म किया होगा, लेकिन क्योंकि अब आप
8th क्लास में हैं और फर्दर आपने बोर्ड की क्लास का पार्ट बनना है, तो इसलिए अगर आपने इन फ्यूचर बायोलॉजी रखनी है, आपने कंप्यूटर साइंस रखनी है, फिर भी आपको बाकी जो है वो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज का इल्म होना चाहिए। इसीलिए एमसीक्यूज बनाना बहुत जरूरी है ताकि साथ साथ आप उनको राइट भी कर सकें और आपको वो याद भी रह सके वो टर्मिनोलॉजीज, और वो आपकी जिंदगी में काफी आगे जाके यूटिलाइज भी हो सके। बहरहाल यहां तक स्टूडेंट्स आज अपना काम कंप्लीट करिए। आज हमारा वर्क फॉर डे 5 यहां तक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज हम वर्क फॉर डे 6 से अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, विच इज रिफ्लेक्स एक्शन। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपरली वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी एक्शंस की बात की थी और उसके साथ ह्यूमन मॉडल की डिस्कशन भी की थी नर्वस सिस्टम के। आज जैसा कि आपको बताया गया कि हमने रिफ्लेक्स एक्शन की बात करनी है और ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो पहले भी कई बार हमारे लेक्चर्स के दरमियान आ चुकी है। तो आइए आज इसको एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखेंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसकी जो डेफिनेशन है वो टॉप पर राइट की है। इसको जरा देखिए जी, क्या लिखा हुआ है जी कि एन इमीडिएट, इमीडिएट कहते हैं स्टूडेंट्स फौरन, यानी जो जल्द अज जल्द काम हो जाए, ठीक है। एंड इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री के बारे में हमने कल ही पढ़ा था, यानी विदाउट इन्वॉल्वमेंट, या आप इसको यूं लिख लीजिए विदाउट थिंकिंग, यानी ऐसी वर्किंग या ऐसा काम जिसको परफॉर्म करने के लिए हमें ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता या फिर उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, वो काम खुद ब खुद हो जाता है। हमारी बॉडी उस स्टिमुलस को खुद ब खुद परफॉर्म करती है। वो जो वर्किंग है किसी भी स्टिमुलस की, इट इज कॉल्ड इनवॉलेंटरी एक्शन। तो दोबारा सुनिए कि फौरन परफॉर्म होने वाला यानी इमीडिएट और इनवॉलेंटरी यानी जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होगा, इस तरह के जो रिस्पॉन्स हैं, इस तरह के जो रिस्पॉन्सेस हैं टू अ स्टिमुलस, किसी भी स्टिमुलस के, उनको जो परफॉर्म करवाता है वो एक्चुअल में परफॉर्मेंस करवाना रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कोई भी काम जिसमें आपका ब्रेन यूज नहीं होगा, आपकी बॉडी खुद ब खुद या इनवॉलेंटरी एक्शंस परफॉर्म करेगी और वो इनवॉलेंटरी एक्शंस बहुत ही ज्यादा फास्ट होंगे, जिसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि रिफ्लेक्स एक्शंस को एक्चुअली हम क्विक एक्शंस का नाम देते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस को हम क्विक एक्शंस का नाम भी देते हैं, यानी जो जल्दी परफॉर्म होते हैं। ठीक हो गया जी। दूसरी बात, इसके साथ एक और डेफिनेशन है रिफ्लेक्स आर्क की। वो क्या है जी? कि वो पाथवे यानी वो रास्ता थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म, थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म, यानी जिस रास्ते के थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म होता है या वो वे जो यूज होता है रिफ्लेक्स एक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उसको एक्चुअली हम क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्स आर्क।
क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है इंटरनल, डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स सेक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक हो गया जी। होपफुली आपको रिफ्लेक्स सेक्शन और रिफ्लेक्स आर्क अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स आपने रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर फोकस करना है। इसकी एक जनरल एग्जांपल है जो कि एक्चुअल में है तो एग्जांपल, लेकिन उसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है। और अगर आप इसको मेरे साथ साथ रहकर सुनेंगे और मेरे साथ साथ इसकी जो थ्योरी है उस पर कंसंट्रेट करेंगे, देन आपको ये फील होगा कि यस, वाकई रिफ्लेक्स एक्शन आपकी बॉडी में परफॉर्म होता है। जब ये परफॉर्म होता है तो उसमें काफी टाइम लगेगा, जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जब आपके साथ ये प्रैक्टिकली परफॉर्म होता है तो ये नैनो सेकेंड्स या बामुश्किल सेकंड में ये परफॉर्म हो जाता है। अभी जब मैं आपको साथ इसकी एग्जांपल स्टार्ट करूंगा तो होपफुली आपको ये चीज समझ आ जाएगी। तो रिफ्लेक्स एक्शन से दोबारा हम बात स्टार्ट करेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन से। मैंने यहां पर एक मॉडल कह लीजिए या एक डायग्राम ड्रॉ की है, जिसमें आपके पास 3 जो फेज हैं वो डायग्राम के हैं। पहले आपके पास ये एक हैंड बना हुआ है, फिर इसी हैंड के ऊपर कुछ चेंजेस आई जिस वजह से ये हैंड आपके पास आपको नजर आ रहा है, और फिर इसका एक स्पेसिफिक वे से कनेक्शन है ये इस डायग्राम के साथ, जिसको यहां पर क्या किया गया है? स्पाइनल कॉर्ड मेंशन किया गया। ये बात भी आपको लास्ट टाइम बताई गई थी कि देखिए जितनी भी आपकी बॉडी है, यानी सारा पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इस सारे में कनेक्ट होना होता है आपके ब्रेन के साथ नर्व्स के थ्रू और स्पाइनल कॉर्ड के साथ। और हम ये पढ़कर आए थे जो ब्रेन के साथ कनेक्टेड है नर्व्स, दे आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड हैं दे आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है जी। लेकिन अब देखिए कि आपका पीएनएस जो है वो ऐसे बिल्डअप है कि जो भी मैसेजेस हैं वो आपको नजर आ रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड से पहले गुजरते हैं और फिर कहां जा रहे होते हैं? ब्रेन तक। यानी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंटर में है ब्रेन एंड पीएनएस। ठीक हो गया। अब कोई भी मैसेज अगर आप अपनी बॉडी को एज्यूम करें, कोई भी आपकी बॉडी का मैसेज है, लाइक आपके हैंड से है, फुट से है, इसने ट्रैवल करना है और जाना है फॉर एग्जांपल ब्रेन के पास। तो ब्रेन पर जाने से पहले जो पाथ आएगा जहां से उस मैसेज ने गुजरना है, एक्चुअली वो आपका क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। तो इसीलिए अब आपने ये सारी बात आपको बताने का मकसद, जो पॉइंट याद रखना है वो ये है कि अगर रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, यानी ब्रेन की तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, विदाउट थिंकिंग ये रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म होगा, तो इस रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करवाने में जो आपकी बॉडी का पार्ट या आपके नर्वस सिस्टम का पार्ट इन्वॉल्व है, एक्चुअली वो कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसकी परफॉर्मेंस में जो पार्ट वर्क या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो एक्चुअल में कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक हो गया जी। अब इसको आगे स्टार्ट करते हैं जरा आपके बुक के लेवल से, जो डायग्राम है उसके हिसाब से। देखिए ये मेरे पास एक हैंड था, इस हैंड में अगर आप गौर करें तो आपको आगे एक कैंडल नजर आ रही है जिसको क्या मेंशन किया गया है? हॉट ऑब्जेक्ट। यानी आप ये समझिए कि ये कैंडल है, ये आपका हैंड है, हाथ है। आपको नहीं पता था, आपने गलती से कैंडल के ऊपर जो फ्लेम है, यानी जो आग भड़क रही है फ्लेम, उसके ऊपर गलती से हाथ रखा तो क्या होता है? पहले बात तो अगर तो आपको सेंस है तो आप कभी भी हाथ नहीं रखेंगे, आप सोचेंगे दिमाग से, ब्रेन से हेल्प लेंगे कि जी हाथ रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए कि नहीं। तो आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर आएगी जो सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा था कि भाई नहीं हाथ रखना। ठीक हो गया जी। ये कहलाई समझदारी। अब अगर आपको फॉर एग्जांपल नहीं पता था तो आपने जैसे ही आप किसी काम में बिजी थे, गलती से आपका हाथ फ्लेम पर पड़ा, तो जैसे ही आपको पेन यानी दर्द महसूस हुआ तो आपने जल्दी से हाथ क्या कर लिया? पीछे कर लिया। अब ये हाथ रख के जल्दी से हाथ पीछे करने में
जो सारी परफॉर्मेंस है, जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, वो अभी हम करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि कौन से न्यूरॉन्स हैं जो इनमें इन्वॉल्व हैं, और ये एक्चुअल में रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल में आता है। तो अब आइए देखते हैं इस एग्जांपल को। जैसा कि आपको बताया गया, ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है, कैंडल। इसके ऊपर आपने अपने हाथ यानी एक फिंगर को जैसे ही रखा तो आपको यहां पर एक चेंज महसूस हुआ, क्योंकि पहले तो आपके हाथ पे कोई ऐसी हॉट ऑब्जेक्ट का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन जैसे ही रखा तो आपका इन्वायरमेंट चेंज हो गया। चेंज ऑफ इन्वायरमेंट, इट मे बी एक्सटर्नल यानी आउटसाइड, और मे बी इंटरनल या इनसाइड। ये इनिशिएट करता है किसको? नर्व इंपल्स को, और इसको हम क्या नाम देते हैं? स्टिम्युलस। ये हमने वर्किंग मॉडल में पढ़ा था। तो जैसे ही आपको यहां पे हॉट ऑब्जेक्ट लगी तो इस टाइम आपका स्टिम्युलस एक्चुअली क्या है? आप कह सकते हैं हॉट ऑब्जेक्ट या टेम्परेचर। ठीक है जी, स्टिम्युलस क्रिएट हुआ, स्टिम्युलस की वजह से नर्व इंपल्स क्रिएट हुई, और इस टाइम जो ऑर्गन मैसेज को ले जाएगा नर्व इंपल्स के थ्रू, वो कौन है? स्किन। वो कौन है? स्किन। ऑर्गन स्किन है, और जो सेंस है वो स्किन में टच की होगी। तो ये मैसेज यहां से नर्व इंपल्स के थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंस सेल्स यानी रिसेप्टर से एक्सेप्ट करेंगे। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे? यहां पे मौजूद जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स क्या हैं जी? वो ऑर्गन या सेल्स जो मैसेज को यानी स्टिम्युलस को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहां पे रिसेप्टर इस टाइम कौन है? स्किन, और टच जो है वो उसकी सेंस है। जैसे ही फ्लेम आपकी स्किन के साथ टच हुआ, वहां के रिसेप्टर सेल्स ने स्टिम्युलस को डिटेक्ट किया, और सेंसरी न्यूरॉन्स एक्टिव हो गए कि भाई यहां पर कोई मैसेज आया है। और सेंसरी न्यूरॉन में नर्व इंपल्स के थ्रू ये मैसेज जो है, ये आप देख रहे हैं, ये मैंने लाइन लगाई, ये मैसेज लेकर गए। अब ये आपको नजर आ रहा है कि ये हैंड ने अपनी पोजीशन चेंज की। तो ऊपर मैंने क्या राइट किया जी? पेन की वजह से रिसेप्टर सेल्स को पता चला तो अपने अपना हाथ पीछे कर लिया। लेकिन ये हुआ कैसे? वो देखिए कि ये पेन जो है, ये आपको जो नजर आ रहा है, इट इज सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं वो इस टाइम नर्व इंपल्स की स्पीड जो होगी वो चलेगी, और ये नर्व इंपल्स इस मैसेज को लेकर जाएगी। अब ये ग्रीन लाइन पे आप फोकस रखिए, ये मैसेज जो है, ये ग्रीन लाइन देखिए, ये मैसेज चल के जा रहा है यहां पर आप आ गए स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड ने जल्दी से इंटरन्यूरॉन्स की मदद ली, क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों में इंटरन्यूरॉन्स है। तो इंटरन्यूरॉन्स ने जल्दी से यहां पर वर्किंग की, और इंटरन्यूरॉन ने मैसेज वापस भेजा। आप ये ब्लू लाइन देख रहे हैं, और मैसेज यहां पर आया। ये जो है, ये ब्लू कलर के मैंने एक्चुअल में बनाए, दिस इज योर मसल्स। ये हमारे क्या होते हैं? मसल्स। मसल्स जो है वो एक्चुअली क्या करेंगे? मोटर न्यूरॉन्स। क्या चीज? मोटर न्यूरॉन्स यहां पर मौजूद हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को लेकर आए हैं। तो मोटर न्यूरॉन्स आके एज अ क्या शो करेंगे अपने आप को? इफेक्टर। क्या शो करेंगे अपने आप को? इफेक्टर। और रिस्पॉन्स दिखाएंगे मसल्स के थ्रू। आप मसल को पुल करेंगे और जल्दी से आपका हाथ क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा। तो अब आप ये देखिए कि कैसे सेंसरी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, नर्व इंपल्स, ये सारा कुछ जो है एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहा है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिस वजह से मैसेज जो है वो स्पेशलाइज्ड मेथोडोलॉजी से आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, और जल्दी से उसका क्या आ गया? रिस्पॉन्स आ गया। तो अब आप ये देखिए, आपने सिर्फ हॉट ऑब्जेक्ट पे ऐसे हाथ रखा था और जल्दी से पीछे कर लिया था। ये इतना सा हाथ रखा, जल्दी से पीछे कर लिया। जितना काम अभी ये आपने परफॉर्म किया हाथ रख के पीछे करना, उसमें जो सारी वर्किंग हुई वो एक्चुअली ऐसे थी। बात यहां पर अभी खत्म नहीं होती।
एक दो एडिशनल बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि जैसे ही आपने हाथ रख के पीछे किया तो ये तो आपका था रिफ्लेक्स एक्शन, क्विक एक्शन, और रिफ्लेक्स आर्क वो पाथ था जिससे आपने इसको परफॉर्म किया। लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे, चंद सेकंड्स गुजरने के बाद आपको यहां पर क्या फील होगी? पेन। क्या फील होगी? पेन। अब पेन जो है वो कैसे फील होती है कि मैसेज यहां से जल्दी से आता है और वापस चला जाता है कि आपने अपने हैंड को पुल कर लेना है, लेकिन कुछ इंटरन्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक्चुअल में कहां मौजूद होते हैं आपको पता है? ब्रेन के अंदर भी। तो ये इंटरन्यूरॉन इस मैसेज का रिलेशन ब्रेन के साथ बनाते हैं। अब ब्रेन में याद रखिए आपके पास थैलेमस जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है और हाइपोथैलेमस सेम फोर ब्रेन का पार्ट है। ये दोनों जो हैं ऐसे पार्ट हैं ब्रेन के, फोर ब्रेन के, जो कि एक्चुअल में डिटेक्ट करते हैं इसको, पेन को। यानी पेन जो है जब होगी तो एक्चुअल में आपके ब्रेन के ये पार्ट्स उसमें इन्वॉल्व होंगे। यानी आपने जैसे ही हाथ रख के पीछे किया ये तो क्विक एक्शन हो गया, लेकिन बात यहां तक रुकी नहीं। कुछ इंटरन्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड के ब्रेन के साथ जो थे, जिनका लिंकअप था, उन्होंने जल्दी से ब्रेन को कहा कि भाई आपको अब जो है वो फील करना पड़ेगा इस पेन को। तो ब्रेन के थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस वो पार्ट थे जिन्होंने डिटेक्शन की इस पेन की, और फिर एक्चुअल में आपको यहां पर दर्द महसूस हुआ, आपको यहां पर पेन हुई। तो ये स्टूडेंट्स एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्स एक्शन का, जो कि आई थिंक सो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर तो आपने इसको गौर से सुना है तो होपफुली आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। अब स्टूडेंट्स आप पेज नंबर 7 पे आ जाइए। बुक के बॉटम पे या लास्ट पे आपको रिफ्लेक्स एक्शन लिखा नजर आ रहा होगा, सुनिएगा। An immediate and involuntary response to a stimulus is called reflex action. Quick pulling of hand just after touching the hot object, यानी जल्दी से हाथ को पीछे की तरफ खींच लेना किसी गर्म चीज को लगाने के बाद is a common example of reflex action. ये आम एग्जाम्पल है रिफ्लेक्स एक्शन की, और इसी पे हम फर्दर अब बात करने जा रहे हैं। In this example, टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट इज अ स्टिमुलस। एक्चुअल में टेम्परेचर क्या है? स्टिमुलस, विच इज रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर्स ऑफ द स्किन। जो कौन रिसीव कर रहे हैं? रिसेप्टर्स ऑफ द स्किन। ठीक हो गया जी। अ नर्व इंपल्स इज क्रिएटेड इन द सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट इन स्किन। तो स्किन में सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो वर्किंग करेंगे, और जैसा कि आपको बताया वहां पे कौन सी सेंस जो है वो काम करेगी? टच की। इसके बाद स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि जी द नर्व इंपल्स इज कैरिड बाय सेंसरी न्यूरॉन्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। यानी ये नर्व इंपल्स अब क्या करेगी कि सेंसरी न्यूरॉन्स के जो मैसेज है उसको स्पाइनल कॉर्ड के पास लेकर जाएगी। द इंटर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट्स द इंपल्स टू द मोटर न्यूरॉन। जल्दी से स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो उस मैसेज को देखेंगे और उसका रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए उसको मोटर न्यूरॉन के साथ कनेक्ट कर देंगे। मोटर न्यूरॉन्स कैरी करेंगे इस इंपल्स को टू द आर्म मसल्स, यानी इफेक्टर्स। तो आर्म मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, और पुल होगा आपका हैंड। यानी अगर गर्म चीज को हाथ लगाया तो उंगली तो इस तरह हम ना पीछे करते हैं, क्या होता है अचानक ही जैसे हाथ रखा जल्दी से हम अपना हाथ पीछे करते हैं। तो वो हाथ क्यों पीछे करते हैं कि जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपका जो हाथ है वो भी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। The pathway of nerve impulses which complete a reflex action, जब वो पूरा पाथवे जिससे हमें पता चल रहा है कि रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीट होता है, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। इस पे क्या क्या चीजें आती हैं जी? इट कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टर, इसमें पहले नंबर पे रिसेप्टर आ जाते हैं, फिर सेंसरी न्यूरॉन्स आ जाते हैं, इंटर न्यूरॉन्स आ जाते हैं एंड मोटर न्यूरॉन्स, और लास्ट पे आपके इफेक्टर्स। ये स्टूडेंट एक्सरसाइज का एक लॉन्ग क्वेश्चन है,
आप साथ ही जाके एक्सरसाइज में देख सकते हैं, पेज नंबर 17 पे आपको क्वेश्चन 1.11 का पहला पार्ट नजर आ रहा होगा, रिफ्लेक्स एक्शन। इसके बाद स्टूडेंट्स हम अपने वर्किंग को आगे कंटिन्यू रखेंगे। अभी एक टॉपिक हम मजीद डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि इस टॉपिक तक, रिफ्लेक्स एक्शन तक हमारा नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। देखिए, हमने अपनी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम जो हैं हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जिसमें से अभी तक आप देख सकते हैं कि हम वर्क फॉर डे 6 तक आ चुके हैं और 6 डे में जाकर हमारा पहला सिस्टम कंप्लीट हुआ है। अब आप खुद देख लीजिए कि अल्लाह ताला ने कैसे हमारी बॉडी की कंस्ट्रक्शन की और क्यों हमें अशरफुल मखलूकात कहा। ठीक है जी। अब हम अपने दूसरे सिस्टम की तरफ आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू हमारे चैप्टर के, एंड द सेकंड सिस्टम ऑफ आवर बॉडी विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी में मौजूद एक ऐसा सिस्टम है जिसने हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन करवानी है मतलब वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करवाना है। ठीक हो गया जी। अब मैं आपको यहां पे बताता चलूं, जैसा कि बताया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्चुअल में क्या करवानी है, एक्सक्रीशन, और क्या बनानी है, वेस्ट। अब वेस्ट जो है हमारी बॉडी से स्टूडेंट्स जो रिलीज होती है वो 3 तरह की होती है। सबसे पहले गैस की फॉर्म में, फिर लिक्विड फॉर्म में, और फिर सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, आपको इतना तो अंदाजा हो गया होगा कि गैस, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में जो हमारी बॉडी में वेस्ट है वो कैसे रिलीज होती है। मैं थोड़ा सा पिन पॉइंट करूंगा, होपफुली आप बाकी समझ जाएंगे कि गैस की फॉर्म में आप समझिए जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, यानी वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन को इनसाइड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर निकालते हैं, और ये काम करने के लिए हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिस्कशन करते हैं। वो हमारी बॉडी में मौजूद एक अलग सिस्टम है जिसमें रेस्पिरेशन होती है और लंग्स उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है जी। इसी तरह लिक्विड फॉर्म में जो वेस्ट हमारी बॉडी में बनती है एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू, इट इज कॉल्ड यूरिन। ठीक हो गया जी। इसी तरह सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन हमारा जो टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम का है, जो कि एक्चुअल में हमने यहां पर डिस्कस करना है, और जिस वेस्ट की हमने बात इस चैप्टर में प्रॉपरली करनी है, वो एक्चुअल में लिक्विड वेस्ट है, यानी यूरिन। ठीक है जी। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हमें ये खुद पहले थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या। सिर्फ ये कह देना जी एक्सक्रीशन बनाना, वेस्ट बनाना, इससे बात कंप्लीट नहीं होती। थोड़ा सा एक मेथोडोलॉजी से चलेंगे फिर हमें समझ आएगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी बॉडी में वेस्ट बनता क्यों है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। वेस्ट इसलिए बनता है क्योंकि हम यूजफुल प्रोडक्ट खाते हैं, यूजफुल फूड स्टफ खाते हैं, उस फूड स्टफ की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारी बॉडी को, क्योंकि वो फूड स्टफ जाके हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और हम अपनी तमाम लाइफ की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी। लेकिन जो एक्स्ट्रा फूड हमारी बॉडी में होता है, वो एक्स्ट्रा फूड एक्चुअल में क्या करता है, वेस्ट बनता है। यानी अगर हमने वेस्ट पर जाना है तो पहले हम उस फूड स्टफ के बारे में समझेंगे जो यूजफुल है, ताकि हमें पता तो चले। अब देखिए, आप रोजमर्रा जिंदगी में जो कुछ भी खाते हैं एज अ फूड स्टफ, वो फूड में जो चीफ कंपोनेंट है, यानी जो जरूरी मटेरियल है जो आपकी बॉडी को चाहिए, वो ग्लूकोज है। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, और ये ग्लूकोज आपकी बॉडी के इनसाइड बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही आप खाना खाते हैं, ग्लूकोज आपकी बॉडी में जाता है, तो बाहर से एक गैस है विच इज कॉल्ड ऑक्सीजन, ये भी आपकी बॉडी के इनसाइड आती है ब्लड में। अब फूड भी आपके ब्लड में होता है, ऑक्सीजन भी ब्लड में होती है। अब क्या होता है कि वो ऑक्सीजन उस फूड के ऊपर रिएक्ट करती है और उस फूड को तोड़ती है। क्या करती है, तोड़ती है, स्प्लिट करती है। इसी को मैंने एक रिएक्शन की फॉर्म में लिखा।
ये स्टूडेंट्स आपके पास है ग्लूकोज और ये आपके पास है ऑक्सीजन गैस। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, ये फॉर्मूला होपफुली आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, इसलिए ये कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये आपको समझा देता हूं एक मर्तबा ताकि आप इसको याद रख सकें। ये कैसे है, देखिए ये ग्लूकोज है आपके पास, ये फॉर्मूला आपको आता है, ये ऑक्सीजन गैस है। अब जब भी ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है ये, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बनेगा वाटर और उसके साथ क्या रिलीज होगी, एनर्जी। ठीक हो गया जी। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपको नजर आ रहा होगा, यहां पे कार्बन 1 है, जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ 1 होता है। अब ये कार्बन 6 है, अब इनको 6 करने के लिए हम स्टार्ट में 6 लिख देंगे, जिससे कार्बन क्या हो जाएंगे 6। लेकिन बात यहां तक कंप्लीट नहीं होगी। इसी तरह हाइड्रोजन 12 है, यहां पे 2 है तो हम क्या लगा देंगे 6। ये 12 हाइड्रोजन हो गए और ये 6 ऑक्सीजन हो गए जो ये वाले थे। पीछे बचा O2, जबकि यहां पर क्या बच रहा था 6O2, इसलिए यहां पर क्या लिया गया है 6O2। यानी आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसके ऊपर ऑक्सीजन अगर आकर रिएक्ट करेगी तो रिएक्शन के बाद आपके पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ बनेगा वाटर और क्या रिलीज होगी, एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड तो आप लंग्स के थ्रू निकाल देंगे, ठीक है। एनर्जी आपकी बॉडी में यूज हो जाएगी डिफरेंट जो एक्टिविटीज हैं उसको परफॉर्म करवाने के लिए। अब जो वाटर है उसके साथ क्या होगा, देखिए पहली बात तो यह है कि ये वाटर में एक्सक्रीट होना है, यानी इसकी एक्सक्रीशन होनी है, ठीक है। लेकिन जब ये एक्सक्रीशन होती है तो ये वाटर अकेला नहीं होता, कुछ और भी वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं। लाइक वाटर के साथ कभी कभार कुछ सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स के अलावा आप देखिए कभी कभार कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं जिनको हम नाइट्रोजीनस वेस्ट कहते हैं, ठीक है। ये भी बनता है हमारी बॉडी में, तो ये सारा कुछ एक्चुअल में वेस्ट कहलाता है ओवरऑल। और इस वेस्ट को हमने अपनी बॉडी से क्या करवाना होता है, एक्सक्रीट करवाना होता है, यानी उसकी एक्सक्रीशन करवानी होती है। अब ये जो वेस्ट है एक हिसाब से देखा जाए तो एक प्रोसेस है कि आपकी स्किन जो है इससे एक प्रोसेस होता है विच इज कॉल्ड स्वेटिंग, पसीना आना, जिसको पर्सपायरेशन का नाम भी दिया जाता है कि आपको पसीना आता है, आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर है और कुछ सॉल्ट है वो बाहर निकलते हैं। स्वेटिंग के प्रोसेस के थ्रू आपकी बॉडी के बाहर निकलते हैं, आपको पसीना आना शुरू हो जाता है, यानी स्वेटिंग। एक ये प्रोसेस है जिसको स्किन यूज करती है और इस वेस्ट को बॉडी के बाहर निकालती है। दूसरा प्रोसेस जो है वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, ठीक है, जिसमें आपके पास आपकी किडनीज और उसके साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब ये किडनीज और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर जो हैं ये मौजूद होते हैं और ये स्पेशलाइज्ड तरीके से इनमें हम ये कहते हैं जी कि यूरिन बनता है, यानी यूरिन की फॉर्मेशन होती है। और फिर हम इस यूरिन को, जो कि एक्चुअल में एक लिक्विड वेस्ट है, इस लिक्विड वेस्ट को आउट कर देते हैं, निकाल देते हैं अपनी बॉडी से। ठीक हो गया जी। तो ये स्टूडेंट्स एक्चुअल में आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। आइए इसे रीड करते हैं जी। एक्सक्रीटरी सिस्टम, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद फूड मॉलिक्यूल। ठीक है जी, रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन का मौजूद होना, ऑक्सीजन और फूड के मॉलिक्यूल। अब वो फूड के मॉलिक्यूल क्या है मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। जो प्रोडक्ट है रिएक्शन का वो क्या बनेगी, प्रोडक्ट यानी जो चीजें बनेंगी उनमें एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। तो ये देख लीजिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है और ये क्या है, एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड और एक्स्ट्रा वाटर जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट है, बिकॉज दे आर नॉट नीडेड इन द बॉडी। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाता है लंग्स के थ्रू और वाटर को डिफरेंट मेथडोलॉजी से जो मैंने आपको बताई। वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी आल्सो इंक्लूड नाइट्रोजीनियस मटेरियल
और अदर सॉल्ट। तो जैसा कि आपको बताया कि इसमें नाइट्रोजीनस मटेरियल या वेस्ट और दूसरे सॉल्ट्स भी मौजूद होते हैं। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स इकट्ठे होना। एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इन द बॉडी इज डेंजरस फॉर इट, यानी ये नुकसानदेह है अगर ये हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे। देयर रिमूवल इज एसेंशियल। एसेंशियल मतलब जरूरी। द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, और इन्हीं को बॉडी से निकालना हम इनको क्या नाम देते हैं? एक्सक्रीशन। कहते हैं जी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और नाइट्रोजीनस मटेरियल, एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट, इनको रिमूव करवाया जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम से। आप एक हिसाब से ये भी कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाने के लिए लंग्स जो हैं वो यूज होते हैं। तो हम इस पूरी फर्स्ट लाइन को ये भी कह सकते हैं कि इसके लिए हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को यूज करना पड़ता है। बहरहाल सम एक्स्ट्रा सॉल्ट्स आर रिमूव्ड थ्रू स्किन ड्यूरिंग पर्सपायरेशन। कि कुछ एक्स्ट्रा सॉल्ट और वाटर को हम पसीने के थ्रू हमारी बॉडी जो है वो निकाल देती है। मैंने दो वर्ड लिख दिए, एक पर्सपायरेशन और दूसरा स्वेटिंग। दोनों का मतलब क्या है? पसीना। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अब हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किस चीज पर डिपेंड करेगा जी? वन पेयर ऑफ किडनीज, यानी दो किडनीज हैं, एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। उसमें क्या आ जाता है जी? आपको लिखा नजर आ रहा होगा, टू यूरिटर्स। यूरिटर्स क्या है जी? ये ट्यूब होती है जो किडनी से रिलीज होती है, निकलती है। तो एक किडनी में से एक ट्यूब आ जाएगी तो दूसरी किडनी में से दो ट्यूब्स, यानी दोनों किडनीज में से एक एक ट्यूब है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टू यूरिटर्स। फिर ये दोनों ट्यूब्स नीचे जाके एक बैग के साथ अटैच हो जाती हैं, विच इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे आपका वेस्ट जमा होता है। ये एक बैग होता है, आप कह लीजिए मस्कुलर, जिसमें लिक्विड वेस्ट जमा होता है। और फिर आपको लास्ट पे लिखा नजर आ रहा होगा एंडा यूरेथ्रा। ये वो ट्यूब होती है जहां से लिक्विड वेस्ट को फिर निकाला जाता है। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट्स आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन है फिल वक्त जो कि इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज, और दो शॉर्ट क्वेश्चन इसके अलावा इसमें इंटरनल है। लाइक एक्सक्रीशन का शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ये दो तो शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए आपके इंटरनल। एक्सरसाइज का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कैसे है जी? कि आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1.4 देखिए, उसका लास्ट पार्ट रह गया था, वही है स्किन इज कंसीडर्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन वाई। तो फर्स्ट लाइन तो आप क्वेश्चन की ही कॉपी करेंगे, स्किन इज आल्सो कंसीडर्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन बिकॉज, आप खुद ऐड करिए। फिर आप फर्स्ट पैराग्राफ एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आ जाएं, फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन, बिकॉज लिखने के बाद आप सेकंड लाइन के लास्ट से लिखेंगे सम एक्स्ट्रा सॉल्ट्स। सम का एस छोटा कर देंगे तो आप लिखेंगे जी सम एक्स्ट्रा सॉल्ट्स आर आल्सो रिमूव्ड थ्रू स्किन ड्यूरिंग पर्सपायरेशन। ये आपका एक्सरसाइज का शॉर्ट हो जाएगा। फिर जैसे आपने या आपको मैंने रिफ्लेक्स एक्शन का शॉर्ट करवाया था जो कि आपको एक्सरसाइज में मिल गया था क्वेश्चन नंबर 1.11 में, उसी तरह आपको इसी पेज पर 1.8 पर लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा, डिस्क्राइब द मेन पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। अभी ये लॉन्ग जो है हाफ हुआ है। पेज नंबर 8 पर एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो सेकंड पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन जो स्टार्ट हो रही है, नाइट्रोजीनियस मटीरियल्स एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स आर रिमूव्ड बाय, यहां से आपने ये लॉन्ग स्टार्ट करना है और यूरेथ्रा तक आप इसको लिखेंगे। यहां तक ये एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन हाफ बनता है। कितना बनता है? हाफ। ठीक हो गया जी। बाकी नेक्स्ट हाफ हम स्टूडेंट्स अपने वर्क फॉर डे 7 में कंप्लीट करेंगे। बहरहाल स्टूडेंट्स, आज हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े, जिसमें एक हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन
और दूसरे में एक्सक्रीटरी सिस्टम था। होपफुली आपको अच्छी तरह इनके बारे में समझ आ गई है। मैंने आपको साथ साथ शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी बता दिए एंड एक असाइनमेंट जो कि मैं आपको फर्स्ट डे से देता आ रहा हूं विच इज MCQs, वो आपने इंटरनल घर पर खुद मेहनत करके खुद बनाने हैं ताकि आपकी रीडिंग और अच्छी तरह स्ट्रांग हो सके और कवर हो सके। सो आज हम अपना वर्क फॉर डे 6 यहां तक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।